पिछले क्लास में हमने आपको एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के बारे में बताया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के टर्म में पढ़ा था। आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक नए टर्म में एफिशिएंसी ऑफ इंजन के टर्म में पढ़ेंगे। हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एफिशिएंसी के टर्म में पढ़ेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन विल बी ऑलवेज लेस देन 1। कभी भी किसी भी इंजन का एफिशिएंसी 1 के बराबर नहीं हो सकता, 1 से हमेशा कम होगा। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ऑफ इंजन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, efficiency of any engine is always less than 1, always less than 1। ठीक है, मतलब सीधा बात है कि एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इफिशियंसी जो होगा हमेशा 0 और 1 से बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अब देखिए, अलग अलग तरह के चीजों के लिए इफिशियंसी अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, फॉर डिफरेंट थिंग्स efficiency is defined in different ways। अलग अलग के लिए efficiency अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है, डिपेंडिंग अपॉन उस पार्टिकुलर थिंग का वर्क क्या है, क्या उसका फंक्शन है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के आधार पर डिफाइन सकते। फॉर इंजन, अगर हम इंजन की एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो होता है डिफाइन होता है work done by engine, divided by heat given to engine। work done by engine divided by heat given to engine। हीट कितना दिया गया है, वर्क कितना किया गया है। फॉर हीट पंप के लिए क्या होगा, हीट पंप में काम क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप का काम होता है हीट एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो इसमें होता है वर्क डन ऑन पंप पे वर्क किया जाता है, डिवाइडेड बाय हीट एक्सट्रैक्टेड बाय पंप। हीट कितना एक्सट्रैक्ट किया है पंप का काम ही होता है। हीट पंप मतलब जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो वर्किंग करता है वो हीट पंप के फंक्शन पे करता है। उसका काम ही होता है हीट कहीं से बाहर निकालना। और एक फॉर फ्यूल सेल, फॉर केमिकल रिएक्शन हम डिटेल में लेते हैं। फ्यूल सेल के लिए भी इसी तरह से करेंगे जैसे केमिकल रिएक्शन में है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम जनरली डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से डेल जी बाई डेल एच। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि डेल जी इज नथिंग बट वर्क डन मैक्सिमम, और डेल एच इज नथिंग बट हीट रिलेटेड क्वांटिटी है, हीट की तरह ही है। तो आप जान लो किसी भी केमिकल रिएक्शन का, फ्यूल सेल का या कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जिसमें कि कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसमें अगर आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए कहा जाए तो आप डेल जी बाय डेल एच करोगे। उस रिएक्शन का डेल जी निकालो और उसको डेल एच से डिवाइड कर दो, वही आपका एफिशिएंसी ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी में सबका एफिशिएंसी निकालते हैं और एफिशिएंसी और बेस कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, हम लोग सबका एफिशिएंसी, सबका डायग्राम बनाएंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे इस कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंजन का डायग्राम बनाते हैं, हीट इंजन का डायग्राम बनाते हैं। हीट इंजन
देखिए हीट इंजन का अगर आप डायग्राम बनाओगे, आपका इंजन अगर ये है, हीट इंजन का काम होता है हीट लेना, कहीं से हीट लेता है वो, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट लिया, जहां से हीट लेगा उसको हम बोलेंगे सोर्स, कुछ वर्क वो करेगा W, और बाकी का जो हीट है डेल्टा Q2 वो क्या करेगा, सिंक में सराउंडिंग में क्या करेगा, रिलीज कर देगा। यही इंजन का डायग्राम। इंजन कुछ हीट लेता है, उसका कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट करता है, और बाकी पोर्शन ऑफ हीट क्या होता है, सिंक में सराउंडिंग में रिलीज कर देता है। अब देखिए इफिशियंसी ऑफ इंजन की अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय इंजन डिवाइड बाय हीट गिवन टू इंजन। जैसा कि दिख रहा होगा वर्क डन बाय इंजन क्या होगा, W। हालांकि हम लोग यहां -W लिखेंगे क्योंकि W यहां पर नेगेटिव है। साइन कन्वेंशन अगर हम केमिस्ट्री का यूज करें तो आपको पता होगा कि वर्क डन बाय सिस्टम को हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो अगर वर्क डन बाय सिस्टम निगेटिव है तो -W लेना होगा, तभी इफिशियंसी को आप पॉजिटिव कर पाओगे। अगर आप चाहते हो तो मॉडुलस नाम लेके चलो, बेहतर है कि मॉडुलस डिफाइन कर लेते हैं, तो इससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि W हीट इंजन डन बाय इंजन क्या है, W है मॉडुलस और डेल Q1 है। जैसा कि आप जान रहे हो कि W यहां पर निगेटिव होगा, W नेगेटिव होगा तो मॉड W -W हो जाएगा, और डेल Q1 पॉजिटिव होगा तो डेल Q1 ही रहेगा। तो बेहतर है आप मॉडुलस लेके चलो, क्योंकि एफिशिएंसी को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो ये हो गया। अब देखिए फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दें तो आपको ये साफ दिख रहा होगा कि आपने डेल Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया, उसका कुछ अमाउंट जो है वर्क में कन्वर्ट हुआ और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज हो गया। सभी का हमने मॉडुलस ले लिया, ताकि आपको कोई साइन का कोई अभी आपको सोचना ना पड़े कि साइन क्या है, कैसे है, क्यों है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डेल Q1 चूंकि हीट गिवन टू सिस्टम है, आपका सिस्टम इंजन है, तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए डेल Q1 मॉडुलस डेल Q1 ही होगा। W नेगेटिव होगा, दैट विल बी इक्वल टू -W, और डेल Q2 भी नेगेटिव होगा बिकॉज हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम -W की बात करें तो आपके पास हो जाएगा डेल Q1 प्लस डेल Q2। -W की अगर हम बात करें तो डेल Q1 प्लस डेल Q2। तो अगर हम एफिशिएंसी ऑफ इंजन को लिखना चाहें अब, तो आप देख सकते हो कि -W बाई डेल Q1 है, मतलब प्लस डेल Q1 प्लस डेल Q2 डिवाइड बाई डेल Q1 होगा। अगर हम इसको रिलेट करें, अब देखिए, अब अगर हम एफिशिएंसी ऑफ इंजन को लिखना चाहें इससे, तो आपको आ जाएगा 1 प्लस डेल Q2 डिवाइडेड बाई डेल Q1, 1 प्लस डेल Q2 डिवाइडेड बाई डेल Q1। ठीक है, यही आपका एफिशिएंसी ऑफ इंजन होगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज इक्वल टू डेल Q1 प्लस डेल Q2 डिवाइड बाई डेल Q1, तो 1 प्लस डेल Q2 बाई डेल Q1। अब यहां पे आपको ऐसा लग सकता है कि एफिशिएंसी जो है 1 से ज्यादा हो गया है, 1 से ज्यादा नहीं है बल्कि 1 से कम है, बिकॉज आपको पता है कि डेल Q2 क्या है, यहां पर डेल Q2 आपका नेगेटिव है और डेल Q1 यहां पर पॉजिटिव है। यहां डेल Q2 जो है आपका नेगेटिव है और डेल Q1 आपका पॉजिटिव है, इसलिए जो एफिशिएंसी ऑफ इंजन है वो क्या है, 1 से कम है। तो हीट इंजन का डायग्राम यही है, और हीट इंजन के डायग्राम से आप देख सकते हो आसानी से आप एफिशिएंसी ऑफ इंजन दिखा सकते हो कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन लेस देन 1 होगा। अब देखिए हम लोग अब अगला हीट पंप का एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हमने कर लिया, अब हीट पंप का एफिशिएंसी आपको निकाल के दिखाते हैं। हीट पंप, अगर हम हीट पंप का डायग्राम बनाना शुरू करें तो हीट पंप इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से इसका ऑपरेटिंग होता है हीट पंप का। हीट पंप पे इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है, जिससे कि कहीं से भी क्या करता है, हीट एक्सट्रैक्ट करता है। यहां से डेल Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है सोर्स से,
और कहीं पे जाकर के ये डेल क्यू टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, सिंक में जाके क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देता है। तो जो वर्क डन, जो हीट पंप का जो डायग्राम होगा इसी तरह से होगा। अगर हम एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप की बात करें तो आप वर्क डन ऑन पंप डिवाइड बाय हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पंप, पंप से कितना हीट एक्सट्रैक्टेड हुआ है, इसी का मॉडुलस होगा। जैसा कि आप जान रहे हो कि वर्क डन ऑन पंप W मॉडुलस डिवाइड बाय हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पंप कितना है, डेल क्यू टू। डेल क्यू टू जो है हीट एक्सट्रैक्टेड है, इतना ही एक्सट्रैक्ट जो है हीट पंप से हुआ है। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि W यहां पर पॉजिटिव है लेकिन डेल क्यू टू नेगेटिव है, बिकॉज हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। तो माइनस डेल क्यू टू बाई माइनस W बाई डेल क्यू टू हो गया। अब फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो आपको ये दिखेगा कि W मॉडुलस प्लस डेल क्यू वन मॉडुलस विल बी इक्वल टू डेल क्यू टू मॉडुलस। ये साफ दिख रहा है। ये वर्क किया हमने 10 जूल, मान लो हीट कहीं से लिया है 50 जूल, तो टोटल हीट जो रिलीज करेगा वो कितना होगा, 60 जूल रिलीज करेगा। W पॉजिटिव है, डेल क्यू वन पॉजिटिव है, लेकिन डेल क्यू टू नेगेटिव है, तो माइनस डेल क्यू टू। तो W की जगह हम लिख सकते हैं माइनस डेल क्यू वन माइनस डेल क्यू टू। तो इफिशियंसी ऑफ हीट पंप जो होगा आपका आ जाएगा माइनस डेल क्यू वन माइनस डेल क्यू टू डिवाइड बाई माइनस डेल क्यू टू। इस तरह से आप देखोगे आएगा आपका 1 प्लस डेल क्यू वन डिवाइड बाई डेल क्यू टू। जैसा कि आपको यहां भी गौर करना है कि हम ये लेस देन 1 है, क्यों, बिकॉज यहां पर फिर डेल क्यू टू जो है नेगेटिव है एंड डेल क्यू वन पॉजिटिव है। अगर आप गौर करिएगा तो जो पहले हम लोग इंजन का एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, हम लोग जो इंजन की एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो इंजन का एफिशिएंसी क्या था, इंजन का एफिशिएंसी जो था वो 1 प्लस डेल क्यू टू बाय डेल क्यू वन था। वहां पे डेल क्यू वन ज्यादा होता था, यहां पे डेल क्यू टू ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज डेल क्यू टू ज्यादा होगा डेल क्यू वन से। हीट पंप में इंजन की बात करेंगे तो चूंकि डेल क्यू वन हमने लिया था और कुछ वर्क किया था, तो डेल क्यू टू क्या होगा, डेल क्यू वन से कम होगा। तो यही हीट पंप का डायग्राम है और इसी यही इफिशियंसी ऑफ हीट पंप हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा यूज होने वाला इंजन है कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट इंजन एक बहुत ज्यादा यूज होगा, आपको सवाल इस पर ज्यादा पूछा जाता है। एक होता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कि 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में ऑपरेट होता है। जो इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होगा इस इंजन में, कार्नोट इंजन में, उसमें 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। और सिंस इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसलिए वर्क डन बाय कार्नोट इंजन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। वर्क डन बाय कार्नोट इंजन जो होगा मैक्सिमम होगा और इसलिए एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन मैक्सिमम होगा। किसी भी अदर इंजन का एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से हमेशा कम ही होगा, बिकॉज जो इंजन होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत वर्क नहीं करेगा, बल्कि इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत वर्क करेगा। ठीक है, तो कार्नोट इंजन operates between 2 reversible isothermal process and 2 reversible adiabatic process. 2 reversible isothermal process and 2 reversible adiabatic process. कार्नोट इंजन जो होगा 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में ऑपरेट करता है।
since Carnot engine operate between reversible process, so work done by Carnot engine is maximum. Work done by Carnot engine is maximum. Hence, work done by Carnot engine is maximum, और इसलिए क्या होगा? Hence, efficiency of Carnot engine is maximum. Efficiency of Carnot engine is maximum. क्योंकि efficiency में maximum work done अगर आपका हो रहा है, efficiency में ऊपर work done ही होता है, तो अगर maximum work done हो रहा है, इसका मतलब efficiency of Carnot engine आपका क्या होगा? maximum होगा. ठीक है? तो इसलिए किसी भी इंजन का efficiency हमेशा Carnot engine के efficiency से कम होगा. ठीक है? अब सवाल ये है कि Carnot इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हम लोग प्रूफ करेंगे Carnot इंजन का एफिशिएंसी कितना होता है. तो देखिए, अगर हम Carnot इंजन के बारे में बोल रहे हैं तो आपको अभी तो बता ही रहे कि Carnot इंजन जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में ऑपरेट करता है. इसमें क्या होगा? दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक और दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इन्वॉल्व होगा. ए बी सी डी इस तरह से जो है प्रोसेस इन्वॉल्व होगा. ये टेम्परेचर T2 पे है और ये टेम्परेचर T1 पे है. हम आपको बता दें यहां पर ए बी एंड सी डी आइसोथर्मल प्रोसेस है और जबकि BC और DA एडियाबैटिक प्रोसेस. BC और DA जो है एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है? और इसी में हम लोग को एफिशिएंसी ऑफ Carnot इंजन इसी साइकिल से निकालना है. इस साइकिल को हम लोग Carnot साइकिल कहते हैं. जिस रिवर्सिबल साइकिल के थ्रू Carnot इंजन ऑपरेट करता है उसको हम लोग रिवर्सिबल Carnot साइकिल कहते हैं. अगर हम एफिशिएंसी ऑफ Carnot इंजन की बात करें तो वर्क डन इन साइकिल डिवाइडेड बाय हीट गिवन टू साइकिल, नॉट हीट चेंज. हीट गिवन और हीट चेंज अलग है. हीट गिवन टू साइकिल, हीट कितना दिया गया साइकिल में. ये अब देखिए, आप जानते हो कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस होता है माइनस डेल क्यू साइक्लिक के बराबर होता है. ठीक है? हम इसको माइनस साइन के साथ लिख देते हैं. डब्ल्यू साइकिल माइनस साइन के साथ होगा बिकॉज वर्क डन बाई इंजन है. वर्क डन बाई इंजन लिया जाता है, इसमें डब्ल्यू नेगेटिव होगा. तो माइनस डब्ल्यू साइकिल विल बी इक्वल टू डेल क्यू साइकिल और डिवाइड बाय डेल्टा क्यू गिवन. क्योंकि डेल्टा क्यू गिवन का मतलब है डेल्टा क्यू पूछ सी और डेल्टा क्यू पूछ सी इसका मतलब डेल्टा क्यू मॉडुलस डेल्टा क्यू के बराबर होगा. तो डब्ल्यू साइकिल विल बी सिंपल इक्वल टू डेल्टा क्यू साइकिल. अब डेल्टा क्यू साइकिल क्या है? डेल्टा क्यू साइकिल क्या है? डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी प्लस डेल्टा क्यू सी डी और प्लस डेल्टा क्यू डी ए. अगर हम बात करें BC और DA का तो ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो होता है. वर्क डन नहीं, डेल्टा क्यू. वर्क डन देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो होता है. यहां भी डेल्टा क्यू है, यहां भी डेल्टा क्यू, दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस है BC और DA और इसलिए हमने क्या किया? डेल्टा क्यू जीरो किया. अब डेल क्यू ए बी, डेल क्यू ए बी अगर आपको याद होगा तो डेल क्यू ए बी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं 2.303 nRT2 log VB by VA. This is the value of del Q AB और प्लस 2.303 nRT1 आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल क्यू होता है इसका फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं VD by VC. दिस इज द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. अगर हम इसमें देखिए, आपके पास कहने का मतलब दो ही जगह हीट चेंज हो रहा है, एक ऊपर वाला आइसोथर्मल में और एक नीचे वाला आइसोथर्मल में.
एक चीज गौर कीजिएगा, यहां पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, मतलब VB जो होगा VA से ज्यादा होगा। VB ज्यादा है VA से, VB अगर ज्यादा है VA से, इसका मतलब ये क्या है, ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है। और यहां पर आप गौर कीजिएगा कि VD क्या है, VD क्या है, VC से कम है, इसका मतलब ये वाला टर्म जो है आपका निगेटिव है। VC जो है आपका ज्यादा है, VC ज्यादा है और VD कम है, और VD कम होने के कारण क्या होगा, आपका जो ये टर्म होगा log VD बाय VC वो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए निगेटिव हो गया। अब देखिए, जब ये पॉजिटिव है मतलब यही हीट गिवन है, हीट गिवन यही है, जो पॉजिटिव हीट चेंज है वही तो हीट गिवन होगा। तो इसलिए N कार्नोट जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2.303 nRT2 log VB by VA प्लस 2.303 nRT1 log VD by VC डिवाइड बाई क्या होगा, 2.303 nRT2 log VB by VA, log VB by VA। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पे आपका कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 1 प्लस T1 बाई T2, और यहां पर आ जाएगा आपको log, ऊपर में आ जाएगा VD बाई VC और डिवाइड बाई log VB बाई VA, ठीक है, log VB बाई VA। तो आपका कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी इतना आ गया। अब देखिए हम VD, VA, VB, VC में रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए, अब देखिए इन प्रोसेस BC में आप जानते हो TB का पावर गामा -1 विल बी इक्वल टू TC का पावर गामा -1। TB पे टेम्परेचर कितना है, T2 है, ठीक है, और TC पे टेम्परेचर आपका कितना है, TC पे टेम्परेचर T1 है, VC का पावर गामा -1। तो T2 बाई T1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा VC बाई VB का पावर गामा -1। प्रोसेस BC में यही होगा, आपको दिख रहा है कि T2 बाई T1 विल बी इक्वल टू VC बाई VB का पावर गामा -1। अगर हम इन प्रोसेस DA की बात करें तो आप जानते हो TD BD का पावर गामा -1 विल बी इक्वल टू TA BA का पावर गामा -1, ठीक है। हम इधर लिख देते हैं, जगह हमारे पास है इधर, तो इसलिए इधर लिखते हैं हम। इन प्रोसेस DA आप देख सकते हो कि TD VD का पावर गामा -1 विल बी इक्वल टू TA VA का पावर गामा -1। TD की अगर हम बात करें तो आपके पास है T1 VD का पावर गामा -1 बराबर T2 VA का पावर गामा -1। तो इससे आप देखोगे T2 बाई T1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा VD बाई VA टू द पावर गामा -1। अगर आप T2 बाई T1 कर दो, इधर जाके डिवाइड कर दो T1 को, तो आपका आएगा VD बाई VA का पावर गामा -1। इन दोनों से आपको देखो, आपको पता चल जाएगा कि VC बाई VB विल बी इक्वल टू गामा से कैंसिल करो आप सिंपली, तो VD बाई VA। मतलब अगर हम इसको आपको इस तरह से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो VB बाई VA, तो यही हम लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट VB बाई VA, हम VB को इधर कर देते हैं, VB बाई VA विल बी इक्वल टू VC बाई VD। मतलब अगर हम log VD बाई V, मतलब log अगर VB बाई VA लें, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log ऑफ, या प्लस ही लिखते हैं, VC बाई VD, और जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ log ऑफ VD बाई VC। इससे आपको कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी निकल जाएगा कितना, इससे आपको कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी निकल जाएगा N कार्नोट निकल जाएगा आपको 1 माइनस T1 बाई T2, वेयर दिख सकता है कि यही आपका N कार्नोट है, जो आप कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी में देख सकते थे कि 1 प्लस T1 बाई T2
लॉग VD बाई VC डिवाइड बाई लॉग VD बाई VA था, उसके जगह आप -1 रख सकते हैं और आपको आंसर आ जाएगा इतना। वेयर T1 जो है आपका क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, लोअर टेम्परेचर, आप बस याद रखो। और T2 जो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो यही जो है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन है। किसी भी इंजन का एफिशिएंसी जो होगा, अभी हमने आपको बताया है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से हमेशा कमी होगा, मतलब 1 मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा किसी भी इंजन का 1 माइनस T1 बाई T2, वेयर T1 जो है टेम्परेचर ऑफ सिंक है और T2 जो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स है। ठीक है, तो यही जो है एफिशिएंसी ऑफ इंजन पंप, यही सारा कुछ है। तो इसी में बेस कुछ सवाल पूछा जाता है जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सवाल कुछ करके दिखाते हैं आपको। देखिए, मतलब एक सवाल देते हैं कि 200 जूल of heat is extracted from a source having temperature 300 Kelvin or 400 Kelvin. If the engine does 120 joule of work, if engine, ये लिखे हैं, if the engine releases 120 joule of heat to the surrounding में अगर 120 joule of heat रिलीज कर रहा है surrounding, then find the temperature of the सिंक। टेम्परेचर ऑफ द सिंक निकालिए। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो होता है वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन, और ये जो होगा 1 माइनस T1 बाई T2 होगा। T1 जहां पे टेम्परेचर ऑफ सिंक है, T2 जहां पे टेम्परेचर ऑफ सोर्स है। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो टेम्परेचर ऑफ सिंक और टेम्परेचर ऑफ सोर्स, 1 माइनस T सिंक डिवाइड बाय T सोर्स। अब देखिए वर्क डन जो होगा प्रोसेस में कितना होगा, आपने 200 जूल ऑफ हीट लिया है और 120 जूल ऑफ हीट मतलब रिलीज किया, मतलब बाकी जो बचा एनर्जी है उसको आपने वर्क में कन्वर्ट किया है और डिवाइड बाय 200 जूल विल बी इक्वल टू 1 माइनस T सिंक डिवाइड बाय T सोर्स आपको दिया है 400 केल्विन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो आप देख सकते हो कि आपको आएगा 80 बाई 200 विल लेस देन इक्वल टू 1 माइनस T सिंक डिवाइड बाई 400 केल्विन। तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 और ये हो जाएगा 5, तो 2 बाई 5 विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 माइनस T सिंक डिवाइड बाई 400। तो अगर आप इधर करते हैं तो देखोगे आप T सिंक डिवाइड बाई 400, इसको हम इधर कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 5 दैट विल बी इक्वल टू 3 बाई 5। इससे आपको साफ पता चलेगा कि T सिंक विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 बाई 5 इंटू 400 एंड दैट विल बी इक्वल टू 80, मतलब लेस देन इक्वल टू 240 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक जो होगा मैक्सिमम कितना होगा 240 केल्विन होगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सिंक निकला। हमने रिवर्सिबल मान के सवाल को बनाया, बिकॉज अगर हम रिवर्सिबल नहीं मानेंगे तो सवाल को अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सवाल बहुत आसानी से हमने कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से इंजन की एफिशिएंसी को रिलेट किया और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सिंक जो पॉसिबल है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, और हम एक सवाल देते हैं कि एक कार्नोट इंजन है एफिशिएंसी has efficiency
1/6. If temperature of sink is lowered by 65 Kelvin, efficiency increases to 1/3. Find the temperature of source and sink. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक निकालिए। अब देखिए, आपको पता है एन कार्नोट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और आपको ये पता है कि 1/6 है 1 माइनस टी सिंक डिवाइड बाय टी सोर्स। इसको अगर आप इधर लाते हो, टी सिंक डिवाइड बाय टी सोर्स, इधर लाते हो तो हो जाएगा 1 माइनस 1/6, दैट विल बी इक्वल टू 5/6। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना हो गया? 5/6 हो गया। फिर कह रहा है ऑल्सो दिया हुआ है कि अगर आप एन कार्नोट डैश क्या होगा 1 माइनस टी सिंक को क्या किया था? घटा दिया था 65 केल्विन से। तो 65 अगर हमने जो था टेम्परेचर हमारा टी सिंक का, उसको हमने 65 घटा दिया और सोर्स के टेम्परेचर को कुछ नहीं कहा गया है, तब कह रहा है कि 1/3 हो गया है। तो 1 माइनस टी सिंक माइनस 65 डिवाइड बाय टी सोर्स, तो टी सिंक माइनस 65 डिवाइड बाय टी सोर्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। तो आपको ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हो तो क्या होगा? टी सिंक डिवाइड बाई टी सिंक माइनस 65 विल बी इक्वल टू 5/6 डिवाइड बाई 2/3। अगर आप कैंसिल करो तो हो जाएगा 2, तो 5/4। अगर आप गुना करते हो तो टी सिंक 4 टी सिंक विल बी इक्वल टू 5 टी सिंक माइनस 5 इंटू 65। इस तरह से आप देखोगे टी सिंक विल बी इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 65 केल्विन, मतलब 325 केल्विन। और अगर ये 325 केल्विन निकल गया तो टी सोर्स आप आसानी से निकाल सकते हो। 1 इंप्लाइज दैट टी सोर्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू टी सिंक डिवाइड बाई 5, मतलब 6 इंटू 65 मतलब 380 केल्विन। 360 और 30 380 केल्विन इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि टेम्परेचर ऑफ सिंक और टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अगर हम लोग कोई कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी दो अलग अलग कंडीशन में दिया होता तो दो अननोन हम लोग टी सिंक टी सोर्स को दो इक्वेशन बनाया और दो इक्वेशन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से इंजन के एफिशिएंसी को हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम एक और सवाल देते हैं आपको रिएक्शन की एफिशिएंसी निकालने पे बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इन ए फ्यूल सेल combustion of C3H8 gas is used to produce heat at 27 degrees Celsius. If given, हम लिखते हैं given, हम लिखते हैं डेल्टा H नोट F, डेल्टा S नोट F, और लिखते हैं हम स्पेसिस। थोड़ा सा हम जगह लेते हैं यहाँ पे। ये किलो जूल पर मोल में है और ये जो है डेल्टा S नोट F जो है जूल पर मोल पर केल्विन में है। इधर हम लेते हैं C3H8, इधर हम लेते हैं फिर O2, CO2 और H2। माइनस 350 किलो जूल, यूनिट तो हम लोग को लिख दिया, इसका 0, माइनस 150 और माइनस 100। हम डेटा को जानबूझ के राउंड फिगर में लेते हैं
ताकि हमारा कैलकुलेशन कम से कम। और डेल्टा एस्टिमेट दिया हुआ है 250, 200 या 150, 200 और 80 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का एफिशिएंसी निकालिए। सवाल आपको क्लियर हो गया होगा कि सवाल क्या है। देखिए, तो आप जानते हो कि एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल जो होगा वो डेल जी इन द प्रोसेस डिवाइड बाय डेल एक्स के बराबर होगा। तो हम लोग एक्चुअल में डेल एक्स निकालना है और फिर डेल जी निकालना है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रिएक्शन लिखेंगे C3H8, किसके साथ रिएक्शन करेगा, O2 गैस के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा 3CO2 और प्लस 4H2O। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 4 और 6 10 मतलब 5O2 का रिक्वायरमेंट होगा। अब अगर हम गैस है, लिक्विड है, गैस है, डेल्टा एच की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट की होगा रिएक्शन। इसी तरह से हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दैट इज नथिंग बट -150 प्लस 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ -100 माइनस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ -350 और उसका तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ही होगा। आप जानिए 5 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 0 हो जाएगा -450 -400 तो -850 और माइनस प्लस 350 मतलब 500 -500 किलो जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन द रिएक्शन। अब अगर हम डेल्टा एस निकालें, ठीक है, और हम डेल्टा एस निकालते हैं तो देखिएगा डेल्टा एस भी क्या होगा, डेल्टा एस नोट भी क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका होगा, आपके पास 3CO2 है तो 3 इंटू 200, ठीक है, H2O है 4 इंटू 80 माइनस ये क्या होगा 1 इंटू 250 और प्लस 5 इंटू 150। जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि 600 प्लस 320 और माइनस 7500 मतलब 750 और प्लस 250 1000 that will equal to 920 minus 1000 that will equal to -80 जूल। दिस इज जूल। तो इसे अगर आपने डेल एच नोट निकाल लिया, डेल एस नोट निकाल लिया तो डेल जी नोट भी आप आसानी से निकाल सकते हो। डेल जी नोट विल बी इक्वल टू क्या होगा, डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। डेल एच नोट है आपके पास -500 किलो जूल माइनस 300 इंटू -80 जूल। इस तरह से आप देखोगे -500 किलो जूल और इसको अगर हम किलो जूल में बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा 24 किलो जूल एंड दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा -4 6 और इसे अगर आप करते हो 9 तो हो जाएगा 76 किलो जूल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल जी। तो अब आप एफिशिएंसी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज आपको डेल एच और डेल जी दोनों निकल गया है। तो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल विल बी इक्वल, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल विल बी इक्वल टू सिंपली डेल जी नोट बाई डेल एच नोट। मॉडुलस के साथ लोगे बिकॉज एफिशिएंसी को आपको नेगेटिव ले लेना है तो -476 डिवाइड बाई -500 एंड दैट विल बी इक्वल टू दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्यूल सेल का एफिशिएंसी या किसी भी रिएक्शन का एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो बाय डेल जी नोट डिवाइड बाय डेल एच नोट। ठीक है, इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी ऑफ इंजन, पंप और केमिकल रिएक्शन का एफिशिएंसी पढ़ा और सब में एफिशिएंसी निकालना सीखा, कार्नोट इंजन के बारे में सीखा। ठीक है, इस तरह से हम लोग थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं।